हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बुक 9th का ये टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये ऐसा टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है वहीं ये इम्पोर्टेंट होगा। डीएसएसबी में टीजीटी एसएसटी का टॉपिक है ये, जो कि पीजीटी में भी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। तो इसलिए चलिए हम एनसीईआरटी की बुक से फ्रांसीसी क्रांति को शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्या माहौल था। कब? जो 14 जुलाई की सुबह सुबह क्या माहौल बना। देखिए, सुबह सुबह ही पेरिस के नगर में आतंक का माहौल था। पेरिस फ्रांस में स्थित, तो पेरिस में आतंक का माहौल बन चुका था। क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। जो वहां का सम्राट कौन था जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय? वो था लुई सोलवे। तो सम्राट ने सेना को शहर में अर्थात पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह फैल चुकी थी कि उस सम्राट की जो सेना है वो नागरिकों पर गोलियां बरसाने वाली है। उन्हें आदेश मिल चुका है गोलियां बरसाने का। इसीलिए जो आम जनता थी, लगभग 7,000 आम जनता, उनमें महिला और पुरुष दोनों ही थे, वे एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना बना ली। और जब जनसेना बना ली तो उन्होंने, क्योंकि अब उन्हें सामना करना था सम्राट की सेना का, इसलिए उन्हें हथियारों की आवश्यकता थी। तो हथियारों के लिए वे जो सरकारी भवन थे उनमें जबरन प्रवेश करने लगे। और इसी के तहत ये जो बास्तील है, बास्तील जो कि पेरिस के पूर्वी भाग में स्थित है, यहाँ पर जो जेल थी उसे इस आम जनता ने तोड़ दिया। कब? 14 जुलाई 1789 को। और यहाँ पर जो किला था उसे भी ढा दिया, उसका विध्वंस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो निरंकुश, जो सम्राट की निरंकुश शक्ति है उनका प्रतीक माना जाता था बास्तील। तो इसी तरह जो 14 जुलाई को बास्तील की घटना हुई, सुबह के समय जेल को तोड़ दिया। उसमें जो कैदी थे, हालांकि कैदी केवल 7 ही थे, उन्हें छुड़वा दिया है। वहां पर जो गोला बारूद था उसे इन्होंने लूट लिया। तो इस घटना से ही शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति की। तो कब हुई फ्रांस की क्रांति? 14 जुलाई 1789 को। ये डेट आपको याद रखनी है, केवल ईयर याद रखने से कुछ नहीं होने वाला। 14 जुलाई, एक दिन मैंने ये क्वेश्चन कम्युनिटी में डाला था तो 14 जुलाई आंसर बच्चे सही से नहीं दे पाए थे, तो डेट याद रखनी है। तो ये देखिए, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक क्या माना जाता था? तो वो था बास्तील। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोला बारूद और कैदी थे। अब जो बास्तील है इसके अवशेष, जब ये इसका विध्वंस कर दिया तो इसके अवशेष बेच दिए गए। किसे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्मृति चिन्हों को संजोने का शौक होता है, तो स्मृति चिन्ह संजोने वालों को इसके अवशेष बेच दिए गए। अब ये सब आखिर क्यों हुआ? तो देखिए, जैसे ही ये घटना घटी 14 जुलाई की, तो इसके बाद पेरिस में हुई थी, क्योंकि ये घटना तो पेरिस के पूर्वी हिस्से में जो बास्तील था वहां पर हुई थी। लेकिन इस घटना के होते ही हुए ही जो आसपास के इलाके थे उनमें भी घटनाएं होनी शुरू हो गई। और जो जनता थी वहां की, वो जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी की अर्थात वहां पर महंगाई ज्यादा हो रही थी और वे उन्हें खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही थी। तो जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब जो ये घटना घटी, जगह जगह इसके बाद घटनाएं होने लगी, तो इन सब का जो परिणाम निकला वो क्या निकला कि जो यहाँ का सम्राट था लुई सोलवे, उसे फांसी तक दे दी गई। देखिए, आखिर में आकर राजा को फांसी ही दे दी जाएगी। और इतना बड़े ये काम होगा, तो इस सब की तो उम्मीद यहाँ की आम जनता को भी नहीं थी कि राजा को फांसी दे दी जाएगी। जनता विरोध जरूर कर रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि उनकी मांगे पूरी हो जाए। लेकिन इस चीज की उम्मीद जनता को भी नहीं थी। तो आखिर ऐसे क्या कारण बने कि अचानक से ये घटना घटी, फ्रांस की क्रांति हुई, लोगों को क्रांति करनी पड़ी और राजा को फांसी तक दे दी गई। तो इन सब, ये तो एक दिन की घटना बताई है यहाँ पर कि 14 जुलाई में सुबह को ये सब हुआ था। अब 14 जुलाई की इस घटना के पीछे क्या कारण थे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और कहानी को समझते हैं कि आखिर क्या कारण रहे हैं इन सब की।
देखिए, लुई सोलवे, इस समय लुई सोलवे राजा था फ्रांस का। लुई सोलवे जब ये 20 वर्ष का था तभी ये राजा बन गया था। कब? 1774 में। और इसका राजवंश कौन सा था? ये था बोर्बो राजवंश का। देखिए, एनसीईआरटी जब भी पढ़े तो इसके फैक्ट्स जो है वो उन्हें नोट करते चलना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना, जो आयोग क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट एक एक लाइन से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन बना देते हैं, तो बहुत ध्यान से। जैसे कि लुई सोलवे किस वंश का था? बोर्बो राजवंश का था। राजा कब बना? ये 1774 में बना। किस एज में बना? तो 20 वर्ष की आयु में बना। तो जहाँ भी आप इसे पढ़ रहे हो तो साथ के साथ इन्हें नोट करते हुए चले, या फिर आप इसे कर लीजिए, एक पेज पे कौन सा भी पेज आपने पढ़ा, आपको जो जो क्वेश्चन वहां पर लगे उसी पे 1 2 3 ऐसे डाल के, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये बन गया तो इसी पे 1 डाल दो, ये दूसरा क्वेश्चन ये बना तो यहाँ पे 2 डाल दिया, तीसरा क्वेश्चन आपका 20 वर्ष की आयु वाला बना तो यहाँ पर 3 डाल दिया। तो ऐसे ही जब आपको आप रिवाइज करोगे इसको तो आपको याद रहेगा कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जब लुई सोलवे 1774 में राजा बना था तो जो फ्रांस का राजकोष था वो उस समय खाली था। क्यों? इनके पास धन क्यों नहीं था? उसके पीछे क्या कारण था? जो फ्रांस है वो लंबे समय से कई सारे युद्धों में शामिल हुआ था। इसने कई सारे युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के कारण इनका राजकोष खाली हो चुका था। इसके अलावा एक और कारण था इनका वर्साई का महल। वर्साई में इनका एक महल था और उस जहाँ ये रहते थे, लेकिन चाहे इनके पास पैसे हो या ना हो, इन्हें पूरी शानो शौकत से रहना था। इन्होंने अपने खर्च में किसी चीज में कोई कमी नहीं की। तो जब पैसे ना हो और हम अपनी शानो शौकत बनाए रखते हैं तो वहां तो स्थिति बिगड़ती ही है। तो क्या कारण थे राजकोष खाली होने के? एक तो था लंबे समय तक युद्ध करना, और दूसरा था इनकी शानो शौकत और वर्साई का महल, जो काफी पैसा खर्च करके बनवाया गया था। अब देखिए, जो लुई सोलवे है इन्होंने एक और कार्य किया था। इस समय अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन के उपनिवेश थे अमेरिका के 13 देश। तो ब्रिटेन के साथ तो फ्रांस की दुश्मनी थी। अब ये चाहता था कि अमेरिका को आजाद करा दिया जाए ब्रिटेन से। इसीलिए इसने अमेरिका के जो ये उपनिवेश थे 13 उपनिवेश, इन्हें आजाद कराने में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को सहायता दी थी। क्योंकि अमेरिका की क्रांति इस समय हो चुकी थी, 1775 में अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो जो 1775 में क्रांति हुई थी इसमें लुई सोलवे ने अमेरिका की हेल्प की थी, अपने सैनिक भी वहां भेजे थे। तो इस कारण जो इसने अमेरिका की सहायता की तो इस पर कर्ज हो गया था। कितना? लगभग देखिए, जो ये युद्धों में शामिल हुआ इस कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था। लिब्रे क्या है? ये एक फ्रांस की मुद्रा है। तो फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया, और कुछ कर्ज इन पर पहले से ही था। कितना? 2 अरब लिब्रे का। तो इससे कितना कर्ज हुआ? तो कुल मिलाकर 12 अरब लिब्रे का कर्ज इन पर फ्रांस पर हो चुका था। अब जब कर्ज होगा तो कर्ज को मिटाने के लिए राजा कोई ना कोई कारण तो करेगा, कुछ तो उसका रीजन ढूंढेगा कहीं से वो पैसा कमाए। तो इसने पैसा लेने का, कर्ज को कम करने का उपाय निकाला। क्या? कि वो कर बढ़ाएगा। और इसने कोई तरीका नहीं ढूंढा पैसा आमदनी करने का। इसने क्या किया कि कर बढ़ाने का फैसला लिया, ताकि ये अपना कर्ज जो है उसे पूरा कर सके। अब उस समय क्या था, पहले एक बार उसका समाज देख लेते हैं फ्रांस का, कि वहां पर समाज कैसा था। तो 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था यहाँ का समाज। और इनमें से जो कर देने वाले लोग थे 3 एस्टेट, और जो कर देते थे, कर तीनों भाग नहीं देते थे, केवल जो थर्ड एस्टेट था। देखिए यहाँ पर दिया भी है, इसे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 एस्टेट लिखे हैं। फर्स्ट स्टेट में कौन थे? अर्थात पहला जो वर्ग था तो इसमें पादरी वर्ग था। दूसरे स्टेट में कौन था? इसमें कुलीन वर्ग, अर्थात जो राजा और उसके रिश्तेदार ये सब थे। और तीसरे स्टेट में कौन कौन थे? ये थे व्यवसायी, व्यवसाय करने वाले, व्यापारी, अदालती अर्थात तो जो ये अदालत से संबंधित होंगे, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, और भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो ये सभी कुलीन वर्ग और पादरी को छोड़ के बाकी सब कौन थे? ये तीसरे स्टेट में थे। इसमें कुछ
की हैसियत जो है वो अच्छी थी, उनके पास पैसा भी था, कुछ गरीब लोग भी थे, लेकिन जिनके पास पैसा था उनके पास सम्मान नहीं था क्योंकि ये तीसरे वर्ग में आते थे। तो यहाँ जो ये दो वर्ग है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन्हें कोई भी कर नहीं देना होता था, इन्हें कर से छूट दी गई थी। और कर कौन देता था? केवल ये थर्ड स्टेट, इन्हीं पर कर लगाया गया था। तो देखिए ये जो है फ्रांस, अब हमने इसका समाज देखा। फ्रांस का समाज किसका अंग था? तो सामंती व्यवस्था यहाँ पर लागू थी, तो सामंती व्यवस्था का ही अंग था फ्रांसीसी समाज। अब क्या हुआ? प्राचीन राजतंत्र, एक वर्ड ये देख लेते हैं, जो प्राचीन राजतंत्र है ये पद कब के लिए यूज होगा? जो 1789 जब यहाँ क्रांति हुई थी उससे पहले तक यूज होता था फ्रांस के समाज के लिए, फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए। इसके बाद ये शब्द यूज होना बंद हो गया था। अब कर बढ़ाना था, कर तो कर के लिए तीनों स्टेट के बारे में हमने जाना। अब उन तीनों स्टेट में जो जितनी आबादी थी, देखिए फ्रांस की पूरी आबादी में जो 90% थे, 90% किसान थे। पूरी आबादी में किसान तो थे 90%, लेकिन इनके पास जो जमीन के मालिक वाले किसान थे, अर्थात वे किसान जिनके पास अपनी जमीन थी, मालिकाना हक था जमीन का, उनकी संख्या काफी कम थी। 60% जमीन कुलीनों के पास थी, चर्च और कुलीन राजा से संबंधित चर्च, जो पादरी वगैरह चर्च की थी, और तीसरे स्टेट के जो अमीर व्यक्ति थे जिनमें व्यापारी आते थे, व्यापारी की तरह। तो जो तीसरे वर्ग के तो वे अमीर व्यक्ति, और कुलीन और चर्च के पास पूरी जमीन का 60% था, तो बाकी की 40% जमीन ही उन गरीबों को मिली हुई थी। लेकिन जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? किसानों का था। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, फर्स्ट और सेकंड कौन कौन? एक पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग। इन्हें कुछ जन्मना अधिकार भी थे, अर्थात जन्म से ही कुछ अधिकार मिलते थे। कौन से? जैसे कि कर से छूट, ये कर नहीं देंगे। कुलीन वर्ग द्वारा किसानों से सामंती कर वसूलेंगे, तो कुलीन वर्ग जो था वो किसानों से सामंती कर भी वसूलता था। इसके अलावा जो किसान थे वे अपने स्वामी की सेवा करते थे, और सेवा कहाँ कहाँ? घर और खेत में काम करके उन्हें सेवा देते थे। इसके अलावा सैन्य सेवा करते थे, अर्थात सेना में भर्ती होते थे, और सड़क निर्माण में भी ये सहयोग देने के लिए बाध्य थे। अब यहाँ पर देखिए दो कर के नाम दिए हैं, एक है टाइद, दूसरा है टाइल। टाइद कौन सा कर? जो कि चर्च लेता था किसानों से। देखिए केवल राजा को ही कर लेने का अधिकार नहीं था, चर्च भी कर लेता था किसानों से। इसे धार्मिक कर कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि टाइद कौन सा कर है, धार्मिक कर कौन सा है, तो वो है टाइद। और ये कितना होता था? टाइद होता था उपज का 10वां भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये यहाँ। तो और टाइल कौन सा कर है? टाइल है एक प्रत्यक्ष कर, ये राज्य लेता था। तो जो सा चर्च लेता था वो था टाइद, और जो राज्य लेता था वो था टाइल। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर भी था, वो जैसे कि नमक और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर लिया जाता था। लिब्रे हमने बताया यह फ्रांस की मुद्रा थी, लेकिन इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। फ्रांस की जनसंख्या, देखिए जो फ्रांस की जनसंख्या है वो कितनी? 1715 में, इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, 1715 में थी 2.3 करोड़, जो कि 1789 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़। तो जिस रूप में जनसंख्या बढ़ी, देखिए लगभग 55 वर्षों में ही ये 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ बढ़ गई थी। उसके अनुरूप जो कमाई के साधन हैं इनके, रोजगार, वो नहीं बढ़े थे। तो इसीलिए जीविका का संकट उत्पन्न हो चुका था। जीविका संकट किसे कहेंगे? तो वो स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अर्थात उन्हें जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? किसी को भी भाई खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो जो ये न्यूनतम साधन है जीवन के, जीवित रहने के लिए, ये भी खतरे में पड़ने लगे, ये भी ना मिले, तो उस स्थिति को कहेंगे जीविका संकट। इसलिए लोगों ने समानता और स्वतंत्रता की बात करने लगे। उनका कहना था कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, किसी एक को विशेष अधिकार न हो, उन्हें केवल एक ही वर्ग क्यों कर दे, सभी वर्ग क्यों नहीं देंगे कर। तो इसलिए समानता और स्वतंत्रता की बातें उठने लगी।
तो स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना सामने आई। और ये परिकल्पना किसने दी? ये समानता और स्वतंत्रता वाली परिकल्पना जॉन लॉक, याद रखना है, जॉन लॉक और जॉक रूसो, ये दार्शनिक रहे हैं। जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की पुस्तक है। कौन सी? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जॉन लॉक ने राजा का जो दैवीय सिद्धांत है और उसकी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से कि किस पुस्तक में जॉन लॉक ने राजा के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। वो थी इनकी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा जो मोंटेस्क्यू है, इनकी एक रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। देखिए यहाँ से ये भी एक इम्पोर्टेंट बन रहा है कि सत्ता पृथक्करण की बात किसने कही? सत्ता का बंटवारा ही तो है ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, क्योंकि पहले तो राज्य में थी तो एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां नहीं थी, लेकिन अब उसे 3 भागों में बांटा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले ये मोंटेस्क्यू ने ही दिया था। किस रचना में? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सू दिया है। ये जो नोट्स बने हुए हैं ये एनसीईआरटी बुक से बने हैं, इसलिए जो जो पॉइंट जहाँ से था वो वहीं से उठा के नोट कर दिया गया है। तो सू क्या है? सू है एक फ्रांसीसी पैसा। अभी हमने लिब्रा की बात की थी, लिब्रा भी वहाँ की मुद्रा थी, अब सू की बात आई है तो फ्रांसीसी पैसा है सू। इसके अलावा एक ऑर्थरंग का कॉलम दिया था। ऑर्थरंग कौन है? ये 1787 से 1789 में इन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी। अब स्टेट जनरल को देख लेते हैं। स्टेट जनरल क्या थी? एक राजनीतिक संस्था। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि होते थे। तो जहां तीनों स्टेट के प्रतिनिधि हो उस संस्था को स्टेट जनरल कहा गया। जैसे कि संसद होती है ना, उसमें सभी के प्रतिनिधि होते हैं, तो उसी तरीके से थी ये भी एक। तो सम्राट, अब आते हैं उसी बात पर, क्या जो राजा ने अपने कर्ज को उतारने के लिए क्या सोचा था? कर बढ़ाने के बारे में उसने फैसला लिया था। अब हम उसी बात पर आते हैं। इससे पीछे हमने कुछ कारण देखे, वहां के समाज के बारे में देखा। तो जो सम्राट था वो इस एस्टेट जनरल की मंजूरी के बिना कर नहीं लगा सकता था। देखिए तो मेन पॉइंट क्या था? ऐसा नहीं था कि राजा का जब मन आया वो कर बढ़ा देगा। राजा को कर लगाने के लिए इस एस्टेट जनरल की मंजूरी जरूरी थी। और एस्टेट जनरल में कौन कौन थे? तीनों वर्ग के प्रतिनिधि। फर्स्ट वर्ग के भी प्रतिनिधि थे। फर्स्ट में कौन? पादरी वर्ग भी था, कुलीन वर्ग भी था, और जो तीसरा वर्ग है जिसमें बाकी सभी थे तो वो भी था। तो इस संस्था की देखिए, इस संस्था की जो अंतिम बैठक हुई वो कब हुई थी? 1614 में हुई थी। और बात कब हो रही है? 1789 में, जब क्रांति हुई। तो देखिए कितना अंतर है, 100 साल से भी 150 साल का अंतर है। 1614 में अंतिम बैठक हुई थी, इसके बाद कोई भी बैठक नहीं हुई। और अब राजा जो है अब बैठक बुलाना चाहता है। कब? देखिए इसने बैठक बुलाई 5 मई को, डेट याद रखनी है। तो राजा ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलवाई। इस बैठक में कौन कौन शामिल थे? 300, 300 और 600। फर्स्ट वर्ग के 300 प्रतिनिधि, सेकंड वर्ग के भी, पादरी वर्ग के और कुलीन वर्ग के, और 600 प्रतिनिधि थर्ड स्टेट के थे। अब जो 20 जून है, देखिए यहाँ पर इनकी बैठक हुई, लेकिन वहां पर आम सहमति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जो ये यहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार था। देखिए वोटिंग करने का अधिकार कैसे दिया गया था? एक मत फर्स्ट वर्ग का, एक मत सेकंड वर्ग का, और एक ही मत थर्ड वर्ग का। तो इसमें क्या होता था? ये दोनों तो एक साथ रहते थे, तो जो भी बात होती थी वो इन्हीं की मानने वाली होती थी। तीसरे वर्ग की कोई बात वहां पर नहीं सुनी जाती थी। अब इन्होंने जो तीसरा वर्ग है, इसके 600 प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या मांग रखी अपनी जनता की तरफ से कि अब यहाँ पर वोटिंग जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से होगी। जितने जो भी प्रतिनिधि होगा प्रत्येक निधि का ही एक मत गिना जाए। लेकिन इस बात को बाकी के जो 2 स्टेट थे उन्होंने नहीं माना, इसलिए ये जो बैठक बुलाई गई थी इसकी कोई वैल्यू नहीं रही।
और 5 मई को हुई थी ये बैठक। अब 20 जून की बात है, 20 जून को वर्साई का जो टेनिस कोर्ट है उसी में तीसरे स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इनकी बात नहीं मिली बनी थी, तो ये तो खत्म ही हो चुकी है। अब तीसरे वर्ग ने क्या किया, ये तीसरा वर्ग 20 जून को इकट्ठा हुआ वर्साई के टेनिस कोर्ट में और इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि वो शपथ समारोह कब होता है, इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 20 जून को ली थी और ये शपथ ली थी कि जब तक हमारा संविधान नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इस नेशनल असेंबली में नेतृत्व किसने किया, वो थे मिराबियो जो कि कुलीन वर्ग से थे और दूसरे थे आबेसिए जो कि पादरी था। तो ये दोनों वहां पर नेतृत्व करते रहे हैं। इसके अलावा एक सदस्य थे बेली। बेली कौन थे, ये नेशनल असेंबली के अध्यक्ष थे। तो नेतृत्व किया था मिराबियो ने और आबेसिए ने और अध्यक्ष कौन थे, जो अध्यक्ष चुने गए वहां पर वो थे बेली। अब चलिए 1791 की बात आती है, क्योंकि 1789 में तो वहां पर क्रांति हो चुकी थी। अब उस क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, जो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, क्योंकि वे वहां 20 जून में जो इकट्ठा हुए थे इसीलिए हुए थे कि अब हम अपना संविधान बनाएंगे। और उस संविधान को बनाने की राजा ने भी अनुमति दे दी थी। जब उसे हालत खराब होती थी कि लुई सोल्वे को, तो उसने संविधान बनाने की अनुमति दे दी थी। अब इन्होंने अपना संविधान कब बनाया, जो पूरा प्रारूप है वो 1791 में पूरा कर लिया। और इस संविधान को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्ति को सीमित करना। ये चाहते थे सरकार की जो शक्ति है वो सीमित हो, अर्थात अब उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों का गठन हो और इन तीनों में शक्तियों को बांट दिया जाए। इससे संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब पड़ी संवैधानिक राजतंत्र की नींव, तो 1791 में पड़ी, जब इन्होंने अपना संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। अब जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली अध्यक्ष रूप से चुनी जाने, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने लगी और इसमें वोटिंग का अधिकार किसको दिया गया। देखिए इन्होंने यहाँ फिर से कमी छोड़ दी, वोटिंग का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु के उन पुरुषों को दिया गया है जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। अर्थात इन्होंने अभी जो मताधिकार दिया है वो सबको नहीं दिया, इन्होंने केवल उन पुरुषों को दिया, इन्होंने केवल पुरुषों को दिया, वो भी उन्हें जो 25 साल के हो और जिनके जो कम से कम 3 दिन का टैक्स भरते हो। तो अर्थात जिनके पास संपत्ति होगी तो केवल उन्हें ही इन्होंने वोटिंग का अधिकार दिया, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। और इसके अलावा जो पुरुष टैक्स नहीं भरते थे उन्हें भी वोटिंग का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला। अब इनका जो संविधान है पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। चलिए इनके संविधान देखते हैं क्या क्या था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब इन्होंने क्या क्या कहा, इसमें क्या क्या बातें शामिल की थी, वो थी कि आदमी जो है वो स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र ही रहते हैं, इसलिए उनके अधिकार समान हैं। अर्थात जो दो वर्ग थे उन्हें जन्म के अधिकार, जन्म से अधिकार मिले हुए थे, ये उसी के विरोध में था कि सभी आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए उनके अधिकार भी समान होने चाहिए। सेकंड में दिया है हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकारों को संरक्षित रखना है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो भी संगठन बनेगा राजनीतिक संगठन, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होगा, उसका लक्ष्य ये होगा कि किसी की भी व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की वो संरक्षित रखे, उनकी सुरक्षा करे। नैसर्गिक अधिकारों में क्या क्या आएगा, जैसे कि उनकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का हनन न हो, उनकी संपत्ति, सुरक्षा और शोषण, इनके प्रति प्रतिरोध का अधिकार हो। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा या शोषण में कोई कमी है तो वो उसका प्रतिरोध कर सकता है, इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। तीसरा है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। तो समग्र संप्रभुता का स्रोत किसमें निहित होगा, राज्य में। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। तो कोई भी राजनीतिक संगठन या समूह
ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जिसे जनता ने अपनी स्वीकृति न दी हो। 4 में है स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता भी दी गई थी नैसर्गिक अधिकारों में, उसमें स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा। स्वतंत्रता वहां तक सही है जब तक वो दूसरों को नुकसानदेह न हो। जैसे कि अगर आप बीच रास्ते खड़े होकर लाठी घुमाने लगे और कहें कि ये तो मुझे स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, तो वो तब तक ही स्वतंत्र रहेगी जब तक उसे वो किसी को नहीं लगती या किसी को उससे चोट नहीं पहुंचती। जहां उससे किसी को नुकसान होगा वहां आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। तो अगर कोई भी हानिकारक कृत्य होगा तो उस पर पाबंदी सरकार लगाएगी, कानून लगाएगी। देख कानून के पास बताया ना इनने। नेक्स्ट पॉइंट है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। तो कानून के निर्माण में कहा है कि सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है और कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है, अर्थात सभी के लिए समान नियम है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही उसे गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात ये प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो है। तो प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और छापने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी, अगर वो कोई दुरुपयोग करता है स्वतंत्रता का तो उसकी जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की स्वयं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में है सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। तो क्योंकि अब जो सरकार बनेगी वहां पर सेना भी रखी जाएगी, प्रशासन को भी चलाना है, तो इन सबके जो खर्चे होंगे उस खर्चे के लिए कर भी लगाया जाएगा और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। तो देखिए पहले क्या था, पहले जो अपर स्टेट थे दो वे ही कर नहीं देते थे और जबकि आर्थिक स्थिति उन्हीं की अच्छी थी। अब जो कर लगाया जाएगा वो उनकी आय के अनुसार लगाया जाएगा, जिसकी आय जितनी उसके पास उस पर कर भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। संपत्ति के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। तो ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति का अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकार जो वहां पर किसी सार्वजनिक आवश्यकता के कारण उस संपत्ति का अधिग्रहण न करे, और अगर ऐसे अधिग्रहण किया जाएगा तो उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो इनके संविधान में नागरिक और पुरुष अधिकार घोषणा पत्र में थे। चलिए अब आगे देखते हैं। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ जो कि हमने अभी पढ़ा। नैसर्गिक और अरण्य अधिकार कौन से हैं? नैसर्गिक कह लो या फिर अरण्य या फिर जन्मना, बात एक ही है। तो ये अधिकार कौन कौन से? संपत्ति, जीवन का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के बराबरी का अधिकार, ये सभी आते हैं नैसर्गिक अधिकारों में और राज्य इन अधिकारों की रक्षा करेगा। अब जब वहां पर क्रांति हुई थी तो उसमें कुछ प्रतीक दिए हुए थे, वो प्रतीक देख लेते हैं एक बार क्या क्या थे। अब उसमें कुछ प्रतीक जो यूज किए गए वो थे, एक था टूटी हुई जंजीर। जंजीर से क्यों यूज की? क्योंकि ये आजादी का प्रतीक थी। दास जो बनाए जाते थे उन्हें जंजीरों से ही बांध कर रखा जाता था, इसीलिए जंजीर को टूटी हुई दिखाई गई है कि अब स्वतंत्रता मिल गई है। दूसरा प्रतीक क्या था? छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। बर्छीदार गट्ठर जो कि एकता का प्रतीक है। अब ये क्यों दिखाया गया? क्योंकि अगर व्यक्ति अलग अलग रहेंगे तो उन्हें तोड़ना आसान होगा, इसीलिए
एकता को दिखाया गया कि अगर वे समूह में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट प्रतीक में क्या दिखाया गया है, देखिए ये रहा कि त्रिभुज के अंदर आंख दिखाई गई है। तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख किसका प्रतीक थी, ये थी ज्ञान का प्रतीक। राजदंड, ये शाही सत्ता का प्रतीक थी। एक है अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए सांप, एक सांप दिखाया गया था ऐसे, ये सांप का मुंह और ये इस पूंछ को यहाँ से मुंह में दिए हुए था। तो अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुआ सांप किसका प्रतीक था, वो था सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं है, अर्थात सभी समान है। नेक्स्ट में दिया था लाल फ्राइजन टोपी, देखिए ये कौन पहनते थे, ये टोपी जब स्वतंत्र होने के बाद, क्रांति के बाद जब इन्हें आजादी मिली, संविधान इनका बन गया था, तो स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, जो लोग स्वतंत्र हुए थे उन्होंने ये लाल फ्राइजन टोपी पहनी। इसके अलावा नीला, सफेद और लाल, ये क्या था, ये थे फ्रांस के राष्ट्रीय अंग। एक डैनो वाली स्त्री थी, ये वो किसका प्रतीक थी, वो थी कानून का मानवीय रूप। और एक है विधिपट, इसका अर्थ था, ये प्रतीक थी कि कानून की नजर में सभी समान हैं। देखिए 1791 में जो संविधान बना था, अब उसमें हमने देखा कि अधिकार, मताधिकार किसको मिला था, केवल अमीरों को मिला था क्योंकि वही टैक्स भरते थे। तो 1791 के संविधान में राजनीतिक अधिकार केवल अमीरों को मिले थे, ये आम जनता समझ चुकी थी, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अतः लोग जो है क्लबों में सरकारी नीति और अपनी योजनाओं पर बहस करते थे। अब लोग क्या करने लगे, संविधान तो इनका बन चुका था, लेकिन इसमें जो नीचे तबके के व्यक्ति थे, जिनके जो अमीर नहीं थे, उन्होंने समझा कि उन्हें इस क्रांति से, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारे अधिकार केवल अमीरों के लिए ही बने हैं। इसलिए वे जगह जगह इकट्ठा होने लगे, सरकार जो कार्य कर रही है उस पर बहस करने लगे, और उनकी क्रियान्वयन जो भी वे नीतियां कर रहे हैं उनकी योजनाओं पर बहस करने लगे। अब 1792 की बात हो रही है। नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। क्यों किया, क्योंकि जो राजा था लुईस फोल्बे, इसने संविधान को अनुमति तो दे दी थी, लेकिन वो दबाव में दी थी। अब ये क्या कर रहा था, ये गुप्त रूप से पर्शिया के राजा से वार्ता कर रहा था, और इसकी मंशा ये थी कि किसी तरह से इस नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए। अब इसकी खबर नेशनल असेंबली को हो जाती है, तो वो पहले ही क्या करता है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। मार्सिले क्या था, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान। इसे किसने लिखा, देखिए जो कवि रोजेट दी लाइल थे, इन्होंने इसे लिखा है। और इसे पहली बार कब गाया गया, मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने गाया था, जब वे पेरिस की ओर कूच कर रहे थे। जैकोबिन क्लब, ये क्लब वे ही क्लब है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे सरकार की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए, और उन्हीं क्लबों में से एक क्लब था जैकोबिन क्लब। ये इस समय सबसे प्रसिद्ध था। राजनीतिक समूह का इकट्ठा बन गए, राजनीतिक समूह का अड्डा बन गए थे क्लब, जैकोबिन क्लब, और इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। तो इसमें जो सदस्य थे वे कौन कौन थे, जैसे कि छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, तो ये सब यहाँ पर इकट्ठा होते थे और इन सब यही इसके सदस्य बन गए थे। अब इनका सदस्य नेता जो है वो कौन बना, वो बना था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, याद रखना है, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ब्रीचेज क्या है, ब्रीचेज एक घुटनों तक पहने जाने वाला कपड़ा था, जिसे कुलीन पहनते थे। जैसे शॉर्ट होते हैं ना शॉर्ट्स, तो बस वही था, तो घुटने तक पहने जाने वाला कपड़ा जिसे कुलीन पहनते थे। और सोकुलात क्या था, ये कुलीनों जो कपड़ा पहनते थे उसके विरोध में आया था। जैकोबिनों को कहा गया जो धारीदार लंबी पतलून पहनते थे, जिसका अर्थ था बिना घुटने वाला। तो देखिए जो जैकोबिन क्लब के व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी सदस्यता ली थी, अब इन्होंने क्या किया, कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए, कुलीन तो क्या करते थे, घुटनों तक का कपड़ा पहनते थे, अब इन्होंने घुटनों तक न पहनकर पूरी पतलून, पूरी पैंट पहनना शुरू किया, जो कि धारीदार होती थी, ऐसे ऐसे उस पर धारियां बनी होती थी, उसे ही सोकुलात कहा गया है।
इस शब्द का सोकलात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। जो पुरुष थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, लेकिन महिलाओं को ऐसी टोपी पहनने की अनुमति नहीं थी। अब जो देखते हैं खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ महंगाई के कारण जैकोबिनों ने 1792 में हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, इसलिए जो जैकोबिन के सदस्य थे उन सब ने क्या किया, उन्होंने 1792 में एक हिंसक विद्रोह करने की अपनी योजना बना ली। ट्यूलेरिया के महल पर हमला, और इसी के तहत 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिया के महल पर हमला कर दिया गया। और क्या हुआ, वहां पर राजा को बंदी बना लिया गया। बाद में असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली थी, उसने क्या किया, शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 21 वर्ष से ज्यादा के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। पहले कितनों को दिया था, पहले 25 वर्ष से अधिक के केवल उन व्यक्तियों को दिया था जो 3 दिन का टैक्स भरते हो कम से कम। अब क्या किया, अब 21 वर्ष से ज्यादा के सभी पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया। अभी ध्यान रखना है कि केवल पुरुषों को ये अधिकार मिला, महिलाओं को नहीं मिला। हालांकि इसमें टैक्स वाली बात छोड़ दी थी, सबको अधिकार दे दिया गया था। कन्वेंशन क्या है, ये है नवनिर्वाचित असेंबली। अब जो असेंबली बनी उसे कन्वेंशन कहा गया। राजतंत्र का अंत कब हुआ, वो हुआ 21 सितंबर 1792 को। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखना। राजतंत्र का अंत कब हुआ, 21 सितंबर 1792 को, और इस दिन फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16वें, इन पर देशद्रोह का केस चलाया गया और देशद्रोह के आरोप में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और कब फांसी दी गई, 21 जनवरी 1793 को। 21 जनवरी 1793 को इन्हें फांसी दी गई। कहाँ पर, प्लेस डी कॉन्कॉर्ड में इसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और इसकी जो पत्नी थी रानी मैरी एंटोनेट, इन्हें भी जल्दी ही फांसी दे दी गई थी। तो देखिए इस क्रांति का अंत, जो परिणाम क्या निकला, राजा को फांसी दे दी गई, राजा की मृत्यु हो गई थी। अगर ये राजा इतनी चतुराई न दिखाता, परसा के साथ गुप्त वार्ता ना करता, तो इसका शायद ये हर्ष भी ना होता। आगे देखते हैं सैलोन। सैलोन क्या है, ये एक पॉइंट था कि हर 2 साल में लगने वाली एक नुमाइश थी, प्रदर्शनी, जिसे सैलोन कहा गया था। आतंक का युग, अब आतंक का युग देखते हैं, ये कब से कब तक था, ये था 1793 से 1794 तक। इसे आतंक का युग क्यों कहा गया, क्योंकि जो रोबेस्पियर थे ये अध्यक्ष बने थे, तो इन्होंने, रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। अब इन्होंने क्या, इनकी सरकार बन चुकी थी, तो रोबेस्पियर का मकसद क्या था, इनका एक ही लक्ष्य था, जो भी गणतंत्र का शत्रु है उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाए। गिलोटिन क्या, ये एक मशीन थी, 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता था। तो अपराधी को दंड देने की एक मशीन थी गिलोटिन। ये क्या करते थे, इनका एक ही मकसद था, किसी भी तरीके से गणतंत्र को लागू रखो, चाहे वो तरीका सही हो चाहे फिर वो गलत हो। तो इन्होंने इसके लिए बहुत ही कठोर नीति को अपनाया था। और इन्होंने क्या किया कि समता रोटी को लागू कर दिया सबके लिए। समता रोटी ये साबुत गेहूं से बनी होती थी, इसे बराबरी का प्रतीक माना गया, क्योंकि उस समय क्या था कि महंगा आटा भी प्रयोग हो रहा था। जो अमीर लोग थे वो महंगा आटा यूज करते थे, इसलिए उस महंगे सफेद आटे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि, क्योंकि गणतंत्र का मतलब ये है कि सब समान होंगे, तो इन्होंने उसके लिए क्या किया, समता रोटी को लागू किया कि सभी को यही खानी होगी। अब एक यहाँ देखते हैं कि मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा भी इन्होंने तय कर दी। मजदूरी कितनी जाएगी और जो वस्तुएं उनकी कीमतें कितनी होंगी, उनकी मैक्सिमम लिमिट तय कर दी थी रोबेस्पियर ने। अनाज सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने को मजबूर किया गया, कि जो भी कीमत सरकार ने तय की है अनाज केवल उसी कीमत पर बेच सकेंगे। महंगे सफेद आटे पर रोक लगा दी और सभी के लिए गेहूं की, साबुत गेहूं की बनी हुई रोटी को अनिवार्य कर दिया। तो ये सब नीतियां जो है रोबेस्पियर ने लागू की थी। मोन्स्यूर महाशय और मदाम अर्थात महोदया,
के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सितोयेन नागरिक और सितोयीन नागरिका कहा जाने लगा। देखिए पहले क्या था, पहले जो पुरुष थे उनके लिए मोंस्यूर शब्द यूज होता था और जो लेडीज थी उनके लिए मदाम यूज होता था। अब क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, समाज को एक समान रखना है, इसलिए पुरुषों के लिए सितोयेन, अब इन्हें नागरिक कहा जाएगा और इन्हें नागरिका। तो लेडीज के लिए सितोयीन और जेंट्स के लिए सितोयेन शब्द प्रयोग होने लगा। चर्च भी इन्होंने बंद करवा दिए। इसीलिए जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को इसकी सख्त नीति के कारण न्यायालय ने दोषी पाया और उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। तो देखिए इसका भी क्या परिणाम निकला, क्योंकि इसने बहुत ही सख्त नीति का प्रयोग किया था। तो 1794 में इस रोबेस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, इसे मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट आगे दिया है इसमें कैमिल डेसमालिन्स। कौन थे ये क्रांतिकारी पत्रकार थे जिसे आतंकराज के दौरान फांसी दे दी गई थी। आतंकराज 1793 से 94 का जो समय रहा है, तो इस बीच इन्हें फांसी दे दी गई थी। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब देखिए जो सत्ता थी, अब सत्ता किसके पास आ गई, क्योंकि जो जैकोबिनों की सरकार बनी थी उसका पतन हो गया रोबेस्पियर के बाद। तो अब कौन आया, ये जो मध्य वर्ग है ये उभर कर आया और अब सत्ता इनके पास चली गई। अपने हितों के लिए महिलाओं ने क्लब शुरू किए। देखिए जो महिलाएं हैं वो भी राजनीति में भाग ले रही थी और अब से नहीं, काफी टाइम से वो भी शामिल थी। तो इन्होंने, देखिए महिलाओं के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। महिलाएं भी अपने हितों के लिए क्लब शुरू किए महिलाओं ने, जैसे कि उनके पुरुषों के थे जैकोबिन क्लब, तो महिलाओं ने क्लब शुरू किए, इन्होंने भी अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। तो देखिए महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ चुके थे, जिनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन ये सबसे मशहूर क्लब था। जैसे कि वहाँ जैकोबिन क्लब सबसे मशहूर था, इसी तरह महिलाओं का कौन सा मशहूर था, तो वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला था, क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, उन्हें निष्क्रिय नागरिक मान लिया गया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली में चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। अब इन्होंने भी अपनी मांग रखनी शुरू की। इन्होंने कहा कि हमें मताधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी असेंबली में चुना जाए, इन्हें भी राजनीतिक पद दिए जाए, इन सब की ये मांग रखने लगी। हालांकि महिलाओं से संबंधित कुछ कानून लागू भी हुए थे, जैसे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई और सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही स्कूली शिक्षा को अनिवार्य भी किया गया। शादी का जो फैसला था उसे स्वैच्छिक अनुबंध माना, अर्थात तब लड़कियों की महिलाओं की इच्छा के बिना उनकी शादी नहीं कर सकते थे। तलाक को भी कानूनी रूप दिया गया। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, वे कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। तो ये सब जो है ये कुछ कानून महिलाओं की सुविधाओं के लिए लाए गए, लेकिन इन्हें राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं दिए गए। और आतंकराज के दौरान तो महिला क्लब बंद कर दिए गए थे, कई जानी मानी महिलाओं को फांसी भी दी गई थी क्योंकि वे मांग कर रही थी। देखिए मताधिकार पुरुषों को जहां 1791 के संविधान में ही दे दिया गया था, जो कि हालांकि वो टैक्स भरने वालों के लिए था, लेकिन महिलाओं को, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला, 1946 में। देखिए कितना लंबे समय तक इन्होंने अपना संघर्ष किया है। अब देखते हैं ओलंप दे गूज, ये कौन थी, 1748 से 1793 का समय। तो ये राजनीतिक रूप से एक सक्रिय महिला थी जिसने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र आया था उसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि वो जो घोषणा पत्र था वो पुरुषों के नाम से ही शुरू क्यों हुआ, जब वो सभी के लिए लागू था, सभी अधिकार चाहे वो पुरुष हो सभी नागरिकों के लिए था, तो उसमें केवल पुरुष ही क्यों हो। इसीलिए इन्होंने अपना एक अलग नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जो कि शुरू था महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र।
उनके में यहाँ पुरुष था, ले इसी के विरोध में इन्होंने किसने, ओलंप देखो, याद रखना है नाम, इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया। 1793 में महिला क्लब बंद करने पर, जब रोबेस्पियर की सरकार थी, जैकोबिन सरकार की थी, तो इन्होंने इसकी आलोचना भी की थी। अब जब ये आलोचना की इन्होंने जैकोबिन सरकार की, तो रोबेस्पियर तो काफी सख्त नीति पहले ही अपना रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत, कौन थे सोमेत, जैकोबिन राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने महिला क्लबों को बंद करने का जो निर्णय लिया था रोबेस्पियर ने, उसे सही कहा। इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही निर्णय है कि महिला क्लब बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि महिलाएं घरेलू कार्य के लिए है, ये बात मानते थे, महिलाओं को घरेलू कार्य करने चाहिए। अब वे कहते थे कि अगर ये बाहर जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा। चलिए अब दास प्रथा के बारे में देखते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक सुधार क्या था, वो था दास प्रथा का उन्मूलन। दास व्यापार जो कि 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, इसमें क्या होता था, दासों को दाग कर उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की देखिए लंबी यात्रा करनी होती थी और उसके लिए इन्हें जहाजों में ठूस दिया जाता था। तो दासों को कैद करके लाते थे, हथकड़ी पहना देते थे, दाग कर इन पर एक निशान लगाया जाता था और 3-3 माह की ये लंबी यात्रा करते थे जहाज में। देखिए कैसे हथकड़ी लगे हुए 3 महीने की यात्रा करते थे और उसमें इतने सारे व्यक्तियों को एक साथ भर दिया जाता था। तो कैसे अमानवीयता यहाँ पर की जा रही थी। और उसके बाद इन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। जो बागान मालिक है, अब वे इन दासों के माध्यम से अच्छा कमाई भी करने लगे थे क्योंकि श्रम की जरूरत थी उन्हें। तो बागान मालिकों को इन्हें बेच दिया जाता था। इन दास श्रम के बल पर, इन दासों द्वारा जो कार्य किया गया उसके बल पर ही यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ, क्योंकि बिना व्यक्तियों के ये इस कार्य को नहीं कर सकते थे। जब इन्हें दास मिलने लगे तो इनका ये कार्य अच्छे से चलने लगा और इन्होंने बढ़ती मांग को पूरा किया। और इसके लिए 2 प्रमुख बंदरगाह रहे हैं, कौन कौन से, बोर्दे और नान्ते। ये बंदरगाहों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, बोर्दे और नान्ते। ये बंदरगाह दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गई। 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो कब किया? 1794 में दास मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। लेकिन 10 वर्ष बाद ही जब नेपोलियन राजा बनता है, यहाँ का शासक नेपोलियन बन जाता है, तो उसने क्या किया, दास प्रथा को दोबारा से समाप्त कर दिया। तो 1794 में दास प्रथा को समाप्त किया, लेकिन 10 वर्ष बाद ही नेपोलियन ने इसे पुनः लागू कर दिया था। बागान मालिक अफ्रीकी नीग्रो को गुलाम बनाने लगे। ये क्या करने लगे, अफ्रीकी लोग थे जो नीग्रो, उन्हें गुलाम बनाने लगे। नीग्रो किसे कहा गया, अफ्रीका में जो सारा रेगिस्तान है उसी के दक्षिण में जो लोग रहते हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्हें नीग्रो कहा गया है। और ये नीग्रो शब्द उनके लिए एक अपमानजनक शब्द था जिसका अब प्रयोग नहीं किया जाता। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा अगर हम पूर्ण तरीके से देखें तो कब समाप्त हुई, वो हुई थी 1848 में। पहले 1794 में इसका पहला प्रयास, जिसे 10 साल बाद नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो 1848 में इसे समाप्त किया गया था। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, इसके बारे में देखते हैं। जब क्रांति हुई थी तो उसका रोजाना की जिंदगी पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। 1789 के बाद क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। अब जो ये क्रांतिकारी सरकार इनकी बन चुकी थी, क्रांतिकारियों की, इन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की ये बात कर रहे थे, उसे रोजाना की जिंदगी में भी इन्हें लागू करने का इनका प्रयास था। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में की जो गर्मी है, उनमें सेंसरशिप की समाप्ति का कानून लाया गया। सेंसरशिप
को समाप्त कर दिया गया। कब? 1789 में। और सेंसरशिप क्या था? देखिए इसका अधिकार किसके पास था? प्राचीन राजतंत्र में जब राजा की सरकार थी, उसमें लिखित सामग्री, किताब, अखबार, नाटक, इनको राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास करने के बाद ही प्रकाशित कर सकते थे। तो देखिए, जो अगर कोई व्यक्ति लिखित सामग्री को प्रकाशित करना चाहिए, अपनी किताब निकाले या अखबार, नाटक आदि को अगर उसे प्रकाशित करना है, तो उसके लिए पहले राजा के जो सेंसर अधिकारी है उनके पास भेजना होगा। अगर वे इसे अनुमति देंगे तभी प्रकाशित हो सकते थे ये। लेकिन अब क्या हुआ? अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल चुकी है, जो कि हमने पढ़ा पुरुष अधिकार घोषणा पत्र में। तो अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के बाद ये एक नैसर्गिक अधिकार बन गया है। इसलिए अब इन्होंने जो सेंसरशिप है उसे समाप्त कर दिया गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कब बना नेपोलियन बोनापार्ट? ये 1804 में सम्राट बन बैठा। और नेपोलियन ने खुद को ये क्या मानता था? ये अपने आप को यूरोप में आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। पुराने राजवंशों को इसने नेपोलियन ने क्या किया? जो पुराने राजवंश है उन्हें हटा दिया और नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। अब इसने अपने व्यक्ति जो है वे बैठा दिए। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक सामान्य प्रणाली चलाई। और इसके अलावा इसने क्या किया? देखिए, पहले जो जनता थी उसका ये मानना था कि जो नेपोलियन है वो मुक्तिदाता है। पहले तो जनता ने इसे नेपोलियन को मुक्तिदाता माना, लेकिन जब ये लगातार युद्ध करने लगा, यूरोप के जो बाकी देश है उनके साथ युद्ध करने लगा, तो धीरे धीरे इसकी जो सेना है वो समझ गई और वो इसे क्या मानने लगी? इसकी सेना को लोग हमलावर मानने लगे। इसलिए वहां की जनता भी इसके विरुद्ध हो चुकी थी। अब यूरोपीय देश, इसने का क्या मानना था कि वो यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू करेगा। इसने आसपास के देशों को जो जगह है उन्हें जीतना शुरू किया। और इसी के तहत 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार होती है, इसे बंदी बना लिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। फ्रांस के स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार के कारण सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। अब ये सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई और ये जो टीपू सुल्तान जो मैसूर के, भारत में जो मैसूर है वहाँ के राजा रहे हैं, और राजा राम मोहन राय, ये भी यहाँ फ्रांस की क्रांतिकारी के जो विचार थे इनसे प्रेरित थे। फ्रांस में 1830 में जुलाई क्रांति चार्ल्स एक्स की रूढ़िवादी नीतियों के कारण हुई थी। तो एक क्रांति 1830 में भी हुई थी, वो जुलाई में, और किसके कारण हुई थी? तो चार्ल्स एक्स जो है उनकी रूढ़िवादी नीतियों के कारण ये क्रांति हुई थी। तो ये पढ़ा आज हमने फ्रांसीसी क्रांति। ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। और एनसीईआरटी के और जो भी टॉपिक होंगे, जो जैसे कि डीएसएसबी में और क्या है, रूस की क्रांति है, यूरोप में राष्ट्रवाद और हिटलर का नाजीवाद, एकीकरण, ये सब जो है, जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक एनसीईआरटी के हैं उनके नोट्स हम यहाँ लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।